आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी अध्याय 1 जो कि इतिहास का है। आपका ये पहला अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर ये लड़की है, ये सवाल कर रही है। रसीदा इसका नाम है, सवाल कर रही है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये सोच रही है कि कैसे कोई जान सकता है कि 1 साल पहले या 2 साल पहले या हज़ारों साल पहले क्या, कैसे, कब हुआ था, ये कैसे पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है, इसे जो है हम आगे देखेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि क्या, कब, कैसे हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, जिन्हें शिकारी कहा जाता है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। देखिए हमारी जो दादी नानी है बताती हैं कहानियों के माध्यम से कि हम लोग किस तरह का खेल खेलते थे, और पुरानी बातें उन्हीं लोगों के द्वारा हमें पता चलती हैं। तो हम जानते हैं कि जो है क्या, कैसे होता था। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब जो है अपने दादी नानी की कहानियों से ही जो है सुनते हैं कि पहले क्या होता था, उनके समय में, उनके टाइम में लोग कहाँ रहते थे। ये यहाँ पर कह रहा है कि लोग कहाँ पर रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये कह रहा है कि नर्मदा नदी जो है कहाँ पर है, ये देखो। तो आगे यहाँ पर मैप दिया गया है, देखिए, ये देखिए आपका नर्मदा नदी जो है यहाँ पर है, ये आपकी नर्मदा नदी है। आइए देख लेते हैं पूरा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का अर्थ है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको जो है वो संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट, इसका अर्थ होता है शिकार, जो है ये करते थे। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, उत्तर पश्चिम में हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे
पूछता है और बनता भी है। एक एक जो है लाइन टू लाइन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कथन और तर्क से जो क्वेश्चन पूछता है ये इसी तरह से पूछता है। आपका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आप जो है कोई नोट या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन तैयार करके जा सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा और पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और गिरधर की जो है पहाड़ियाँ हैं, लेकिन पता लगाना है कि कहाँ पर है, किस जगह पर है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर है सुलेमान की पहाड़ियाँ। देखिए यहाँ पर गिरधर और सुलेमान की पहाड़ी जो है यहाँ पर है, यही। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। सबसे पहले किसे उपजाया? तो ये जो है गेहूँ और जौ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कह रहा है कि गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये है विंध्य की पहाड़ी, गारो जो है ये यहाँ पर है। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चावल जहाँ पर उपजाया गया वो जो है स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। आगे देखते हैं। यहाँ पर है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है। ये जो है सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ये जो सहायक नदियाँ हैं ये सभी एक में मिलकर कर एक जो है बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे ये आपकी सिंधु नदी हुई। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। नदियों के किनारे इसलिए नगर बन जाते थे क्योंकि यहाँ पर जो है जल अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता था। उनको जो है जो प्रतिदिन का कार्य होता है उसे करने में उन्हें आसानी होती थी और भवन आदि निर्माण करने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती थी, जो कि आसानी से पूरी हो जाती थी। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। कह रहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन है, ये जो है कहाँ पर है। तो
तो आइए देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो है गंगा नदी है और इसकी सहायक जो है सोन नदी है, यहाँ पर जाकर के मिली है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार है, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जैसे बाढ़ हुआ आ गया, इस तरह की जो आपदाएं आती थी या सूखा पड़ गया, तो वहाँ पर जाते थे जहाँ उनको सभी साधन जो है उपलब्ध हों आसानी से और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो ऐसे स्थान पर जो है वो चले जाया करते थे। कभी कभी जो है सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। जैसे ये हुएनसांग हुए, ये सभी जो है भारत को देखने के लिए ही आए थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, एक प्रकार की अपनी सीमा जो है बनाते हैं और उस स्थान को जो है विभाजन का कार्य करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, मतलब आसान तो नहीं था लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कर नहीं सकते थे, पार किया जा सकता था। वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। आप सुनते होंगे बहुत से ऐसे लोग रहे जो कि पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच गए और समुद्र जैसी विशाल चीज को भी वह पार कर गई। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। लोग आते थे तो उनके बारे में भी हम लोग जानते थे और वे लोग जो है हमारे बारे में भी जानते थे और अपने देश में भी जाकर के उसका जो है प्रचार प्रसार करते थे। तो इस तरह से जो है जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि जो है हुई है, ये इसी आवागमन के आधार पर ही हुई है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है बनेगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। देखिए, जो मूल प्रति होती है, जो हाथ से लिखी गई रहती है, उसे पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हमें कुछ लिखना रहता था तो इसी जो है भोजपत्र जिसे कहा जाता है उसी पर लिखते थे। पांडुलिपि का एक पृष्ठ देखते हैं। ये जो है यहाँ पर देखिए, ये है पांडुलिपि और भोजपत्र पर जो है ये लिखी गई है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। वही जो मैंने दिखाया उसी के बारे में यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। तो ये जो है भोजपत्र है। यहाँ पर देखते हैं, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा भी जो है मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो ये जो है देखिए एक प्रकार का अभिलेख है। 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं।
लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। देखिए, पूछा जा सकता है कि अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान से, वो किन भाषाओं में है। तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान देना होगा, यूनानी और अरामेई। आगे देखते हैं, यहाँ पर है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। ये पहला लाभ तो ये है कि ये जो भोजपत्र था वो नष्ट हो जाता था, जबकि ये जो है आसानी से नष्ट नहीं होने वाला था, लंबे समय तक जो है ये रहता था। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो जैसे कि ये जो है धातु से बने होते थे, तो उनकी उपलब्धता, उसके बाद उसको जो है लिखने के लिए लिखने वालों को खोजना, तो ये सारी कठिनाइयाँ आती थी। और फिर जो है ये भारी भी होता था, ये भी है, ले जाने ले आने में भी कठिनाई होती होगी। तो इस तरह से जो है ये धातुओं पर जो है लिखी जाती थी। तो आइए देखते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। वे जो है सिक्कों आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। वही मैंने बताया कि जो है ये कठोर होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, देख लेते हैं कि एक प्राचीन जो है बाएं साइड दिखा रहा है आपको, एक प्राचीन नगर से प्राप्त ये जो है पात्र है। और इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में जो है एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये देखिए, ये चांदी का सिक्का है, कुछ इस तरह से है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। तो अभी जो प्रयोग में आता है वो जो है देखिए गोल रहता है इस तरह से, ये जबकि जो है इस तरह से था। तो आकृति जो है भिन्न थी। और इसमें जो है जो उत्कंठित किया गया है, जो ये इसमें किया गया है चित्रकारी, देखिए इसमें कोई जो है जानवर बना है। तो इस तरह से जो है अब यहाँ जो अभी प्रयुक्त होता है उसमें अलग अलग प्रकार के जो है उसमें चित्र बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। कि इसमें पूछ रहा है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो हाँ, जो नहीं नष्ट होते हैं वो मिलते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत की प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं।
अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इन्हीं पुरातत्वविदों के माध्यम से हम लोग अतीत के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है अतीत एक या अनेक। तो अतीत जो है अनेक होंगे क्योंकि अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटेंगी, तो अलग अलग तरीके से वो हमें प्राप्त भी होते रहेंगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो ये साधारण सी बात है कि अलग अलग पेशकारों का अलग अलग जो है जीवन होगा। और यहाँ पर जो है कह रहा है जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर जो है और शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे अभी हमारे यहाँ अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है मुख्य भोजन है सबके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी कह रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना जो है अभी बाकी है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस तिथि की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। देखिए ये जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। ये जो है पूछता है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है और याद करके रखना है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो है इसमें आप लोग याद करिए। अंग्रेजी में जो है ये कह रहा है बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व जिसे कहते हैं का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात जो है ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी जिसे कहते हैं, लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। अगर एडी पूछता है तो जो है यहाँ पर एनो डोमिनी आप बताएंगे, इसका जो है फुल फॉर्म, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग
कॉमन एरा के लिए होता है। पूछ रहा है, अभी मान लीजिए आपसे पूछा जाए सी का तात्पर्य क्या है, तो कॉमन एरा से है, तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है जो हम लोग करते हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये आप लोग अच्छे से 2-3 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि याद हो जाए। आज का अध्याय आपका यहीं पर जो है समाप्त होता है। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी जुड़ें और लाभ उठाएं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।